चलिए, ये चैप्टर को मैं थोड़ा-सा एडिट तो नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर इश्यू है, बट मैं आपको बता दूँ देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं और उसको वैसे ही पढ़िएगा। बोलता है मेडिवल टाइम्स में 17th सेंचुरी की बात हो रही, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, बिटवीन द फर्स्ट एंड द 17th सेंचुरी इंडिया को लार्जेस्ट क्या लिखा है? लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड माना जाता था। ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया प्रॉस्पेरस थी, सेल्फ रिलायंस थी, खुद पर निर्भर थी, दूसरों पर निर्भर नहीं थी। और इंडिया कंट्रोल करती थी वन थर्ड और वन फोर्थ, क्या लिखा बेटा? वन थर्ड एंड वन फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ। दुनिया की जो भी वेल्थ होगी उसका वन थर्ड वन फोर्थ इंडिया के पास था, ऐसा माना जाता है। सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थे, पिलग्रिमेजेस थी, तीर्थ स्थल, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर था, ठीक है। ये जो रेस, क्लास, जेंडर था, ये बेसिस था स्ट्रक्चर ऑफ विलेजेस का। इकोनॉमिकल सोशल डिफरेंसेस इसी के आधार पर होते थे। एग्रीकल्चर डोमिनेंट ऑक्यूपेशन था, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वहीं से आता था। इंडिया के पास किस प्रकार के लेबर थे? लिखा हुआ है, आप देखिए, आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन, हम जो सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स बनाते थे। अर्लियरली नोन ट्रीटीज जो एंशिएंट इकोनॉमी पे बनी, एक जैसे वन ऑफ द ट्रीटी, जो वन ऑफ द बुक है, फेमस बुक है अर्थशास्त्र, जो हमारे जो इकोनॉमिक्स के पायनियर है, कौटिल्य, चाणक्य साहब, उन्होंने निकाले थे, ठीक है। इसको पॉलिटिकल फिलोसॉफी कहते हैं। इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट बुक टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स। कब लिखी थी उन्होंने बुक? किंग चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। सही है यहाँ तक? उनका कहना था कि अर्थ इज नॉट वेल्थ लोन, सिर्फ मटेरियल चीजें ही वेल्थ नहीं होंगी, मटेरियल चीजों से ही प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। उनका कहना था प्राइमरली वेल्थ है और सेकेंडरी द लैंड। नेक्स्ट फोकस लैंड पे था उनका, है ना। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, लैंड के थ्रू जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, उससे जो पैसा जनरेट होगा वो लोगों की प्रॉस्पेरिटी का पार्ट होगा, अपार्ट फ्रॉम वेल्थ, ठीक है। उसके बाद में ये पूछ सकता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री उसमें चेंजेस आएगा। तो पहले तो देख लेते हैं, ब्रिटिशर्स दो पीरियड में आए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आया 1757 से 1858 में, फिर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आया 1858 से लेकर 1947 तक। देखते कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इन लोगों ने क्या किया था, आपको ऑब्जेक्टिव्स तो पता होंगे ना, कि इंडिया को से सस्ते रॉ मटेरियल खरीदते थे, उस पे टैरिफ कम लगाते थे, अपने देश में ले जाते थे, फिर वहां उसको फिनिश गुड्स बना के ज्यादा टैक्स लगा के हम लोगों को बेचते थे। ये इम्पोर्ट चीपर, एक्सपोर्ट कॉस्टलियर। फिर यहाँ सामान सस्ता महंगा बिकेगा, हमको महंगा महंगा बिकता था, हमको महंगा सामान खरीदना पड़ता था, ठीक है। इंडियन गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस खत्म, इंडियन गुड्स की डिमांड खत्म हो जाती थी। ये सवाल यहाँ से आ सकते हैं, जैसे वो पूछ रहे हैं कि जो डैमेज किया उन लोगों ने, वो क्या डैमेज किया उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने? तो ये लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आया देश में, लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना, है ना। लैंड होल्डिंग्स बहुत इनइक्वलिटी के साथ थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो गई, ठीक है। हमको चीप मशीनें खरीदनी पड़ी ब्रिटेन से, इंडियन कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, लैंड टेन्योर, स्पेशली जमींदारी सिस्टम जो था वो क्रिएट हो गया ब्रिटिश रूल के फेवर में। लैंड पे प्रेशर बना, टेनेंसी राइट्स जो थे वो खत्म हो गए, लेकिन एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीज द डिमांड फॉर टेनेंसी। जो किराएदार है उसके पास में लैंड होनी चाहिए, जबकि उल्टा होता है, जो जमींदार है, अब जो क्या लिखा, जमींदार गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड एक्सेसिव रेंट अदर पेमेंट्स। जो बेचारा किराए पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है ना, उससे जमींदार एक्स्ट्रा रेंट वसूल कर रहा है। लैंडलॉर्डिज्म, हाई इंडेप्टनेस, एग्रीकल्चर, जो लैंडलॉर्ड था वो कल्चर खत्म हुआ। हाई इंडेप्टनेस, ज्यादा लोन लेके काम कर रहे हैं किसान लोग, है ना। मनी लेंडर्स का जन्म हुआ, प्रोडक्टिविटी कम हुई, ये अपने को पूछ सकता है एग्जाम में। फिर एक बिफोर 1850 एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज इन इंडिया स्टार्टेड टू ग्रो इन द मिड 19th सेंचुरी। हम लोग फेमस थे उस वक्त बेटा कॉटन मिलिंग के लिए, उस वक्त 19th सेंचुरी में। उसमें हमने अच्छा खासा कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप किया वर्ल्ड मार्केट में। कॉटन मिलिंग में इंडिया में 9 मिलियन स्पिंडल्स इन 1930s। फिफ्थ पोजीशन ग्लोबली थे हम उस नंबर में, है ना। जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, कॉटन मिल्स थी, उसमें जूट भी बड़ा अराउंड कलकत्ता। पूछ सकता है अपने को उस वक्त में कौन सी दो इंडस्ट्रीज बेहतर काम कर रही थी। लार्जेस्ट शेयर था बाय द लेट ऑफ
19th सेंचुरी, लार्जेस्ट शेयर। इंडियन जूट इंडस्ट्री वाज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल के रूप में आता है, ठीक है? हेवी इंडस्ट्रीज़ सच एज़ आयरन इंडस्ट्री, वो भी 1814 में एस्टेब्लिश हुई बाय ब्रिटिश कैपिटल। वो 8वें नंबर पे थी इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। ये सब पूछ सकता है सवाल अपने को ना, ये ध्यान रखना आपने। और ग्रेट डिप्रेशन पीरियड के जस्ट पहले लाइक 1930s के पहले इंडिया 12th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, वैल्यू के हिसाब से 12th। पोस्ट इंडिपेंडेंस 47 के बाद और 91 के पहले, देखते हैं इसमें कुछ काम का है क्या। इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्ट लिटरेसी रेट था वो मात्र 18% और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो मात्र 32 साल 32 ईयर्स तक जीते थे लोग। इंडिया की जो पॉवर्टी थी वो सिर्फ इनकम के आधार पर नहीं थी, ह्यूमन कैपिटल मतलब जो ना पढ़े लिखे हैं ना लोग हेल्दी हैं, ये तो गरीब कहलाएंगे। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है हेल्दी नहीं है वो भी तो गरीब कहलाएगा। जो नेहरूवियन मॉडल था जवाहरलाल नेहरू का, उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन के अमीर से पैसा लेके गरीब को बांटो, है ना? और उन्होंने कहा ये जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये सब सरकार के कंट्रोल में आना चाहिए। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया उन्होंने 1951 में। ठीक है, जो 5 ईयर प्लान्स बनाती है, भूलना मत आप लोग, जिसको हम आज के तारीख में नीति आयोग कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना? नीति आयोग आया 15 में, 2015 में, 2017 से काम चालू किया। उसका पुराना नाम है प्लानिंग कमीशन, जो 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट करता था। एक नई पॉलिसी लेके आए थे हम लोग 1948 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसमें पब्लिक सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया, प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंसिंग कर दिया गया। सरकार की मोनोपोली आ गई कुछ एरियाज में, जैसे कि आर्म्स, एम्यूनिशन, डिफेंस, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है? मेन व्यू क्या था इनका कि भई एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी है, जिसमें आप मशीन्स पे फोकस करेंगे, हेवी इंडस्ट्रीज, और गांधीयन पॉलिसी पे फोकस किया, फिलोसफी, जिसमें स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज रिपब्लिक पे फोकस किया गया, ठीक है? और क्या हो सकता है? हाँ, पहले जो 3 डिकेड थे 50 से लेके 80 तक, हमारी जो जीडीपी की उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं, 3.5% पूछ सकता है ना अपने को कौन से ईयर पे कौन सी ग्रोथ रेट किसको कहते हैं। व्हाइल एग्रीकल्चर वाज नॉट नेग्लेक्टेड, पहले 10 साल में तो नेग्लेक्ट नहीं हुआ, है ना? आधा फोकस कैपिटल गुड्स पे था, आधा फोकस एग्रीकल्चर पे था। डैम्स बनाए गए, पावर प्लांट्स बनाए गए, हैवी इंडस्ट्रीज बनाई गई। सही है। एक सेकंड बेटा। जो फर्स्ट मेजर शिफ्ट आया इंडियन स्ट्रेटजी में, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में, वो 60s में आया। सेकंड 5 ईयर प्लान में जो 56 से लेके 61 का था, 51 से 56 पहला था। एग्रीकल्चर को उतनी जगह नहीं दी गई, है ना? हम लोग जबकि एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंस थे। हाँ सर, जल्दी बोलिए। अभी सुबह लेके खत्म कर दीजिए 11 बजे। हाँ, ठीक है। रीजन दिया हुआ है कि फेल मानसून नहीं आया, ड्रॉट आ गए 60-67 में, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई, हमको यूनाइटेड स्टेट्स के पास जाना पड़ा फूड के लिए, ये तो बहुत फेमस था, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शंस जो थे उसकी नीड थी, है ना? एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटी देना चाहिए था, जो हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में नहीं दिया हमने। मेलानोबिस मॉडल फॉलो किया। मेलानोबिस करके एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया को अगर ग्रोइंग फॉर्म में जाना है, डेवलप कंट्री बनना है या कम्पीट करना है, तो इंडिया को डेफिनेटली मशीन्स बनानी होगी, है ना? हेवी मशीन्स, ठीक है? ये पूछ सकता है अपने को। इसी के बाद तो हमने वो किया ना बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ बिकॉज ऑफ दिस। फूड प्रोडक्शन की बहुत कमी आ गई थी बिकॉज हमने एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना? हाई फर्टिलाइजर्स, हाई यील्ड फर्टिलाइजर्स, ना, सीड्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था उससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, फूड प्रोडक्शन से हम लोगों को निजात मिली। फिर 1969 में 14 बैंक्स को हमने नेशनलाइज किया, ठीक है? 1980 में 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया, ये सब पूछ सकता है।
1965 से लेके 81 के बीच में हमारा परफॉर्मेंस जो है, वो वर्स्ट रहा है। मेनली बिकॉज़ ऑफ द लाइसेंस राज पॉलिसी, हर चीज़ के लिए लाइसेंस, च धंधा चालू करना लाइसेंस, बंद करना लाइसेंस। इसको हम लोग ऑटोक्रेटिक पॉलिसीज़ भी कहते हैं ना, और ना या ऑटर्चिक पॉलिसी, जिसके लिए हर चीज़ में आपको किसी एक व्यक्ति से पूछना पड़ता है। फिर 3 वॉर शॉक भी लगे, 3 वॉर भी हुए ना हमारे उस बीच में, उससे भी हमारी इकोनॉमी को धक्का लगा, 62, 65, 71, और इंडिया इंडिया, पाकिस्तान और चाइना वाले जो वॉर्स थे। ड्रॉट भी आए 66, 67 में। ऑयल शॉक्स जो गल्फ कंट्रीज़ में जब वॉर चल रहे थे, उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई 73, 79 में, पूछ सकते हैं आपने वो सब चीज़ें। उसके बाद में भी इंडिया ने अपने आप को, ठीक है, सँभालने की कोशिश की। गवर्नमेंट एक 1969 में पॉलिसी ले गई थी, एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस, इसका मतलब था कि बड़ी-बड़ी जो फर्म्स हैं, वो ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर ना करें, नहीं तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। उसको बाद में खत्म कर दिया गया और नए नए फर्म्स एंटर ना आ पाएँ। फिर 1967 में पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, कि भाई कुछ स्मॉल सेक्टर वाले ही कुछ बनाएँगे सिर्फ़ और सिर्फ़, प्राइवेट सेक्टर को घुसने नहीं दिया जाएगा। स्मॉल सेक्टर वालों के लिए था स्पेशली। हेलो, ले लो कनेक्शन है, ले लो। ठीक है। ये पूछ सकता है अपने को। फिर ईरा ऑफ रिफॉर्म्स 1990s, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना? इसमें सवाल आ सकता है बच्चे। इसमें 1985 में क्या है, 1985 में 25 इंडस्ट्रीज को हमने डी लाइसेंस कर दिया, जिसमें पहले लाइसेंसिंग लगती थी। ठीक है। एमआरटी पे एक्ट खत्म कर दिया हमने। मल्टीपल टैक्स सिस्टम जो था, उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया, स्पेशली इनपुट्स पे। सेबी को इंट्रोड्यूस किया कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। सेबी, इसने 88 पे एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 92 से अपने फंक्शंस को स्टार्ट किया उन्होंने। ये पूछ सकता है अपने से, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए किस बॉडी का कब जन्म हुआ, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर ये 92 से इसने अपना काम चालू किया, जन्म 88 में हुआ है। और क्या पूछ सकता है अपने को। ये बजट जो आया था 1986 में, इसने इंट्रोड्यूस किया पॉलिसीज फॉर टैक्स को कम करो, इंपोर्ट को लिबरलाइज करो और टैरिफ को रिड्यूस करो। पूछ सकते हैं ना अपने को। टैक्स कम, लिबरलाइज इंपोर्ट, रिड्यूस द टैरिफ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए याद है ना, बताया था ना, कुछ गुड्स रिजर्व थे कि यही लोग बनाएंगे। उससे प्राइवेट सेक्टर आ ही नहीं पाता था, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाता था, कि ये सब चीज तो तुमने रिजर्व रख दिया और बाकी सब तुमने लाइसेंसिंग कर दी है। एमआरटीपी को खत्म किया हमने, तो हमें एक्सपांड करने से, अपने आप को एंटर करने से मार्केट से बहुत ज्यादा रोकता था। नॉन टैरिफ बैरियर्स खत्म किए, जैसे कोटा, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, टैरिफ को रिड्यूस किया, है ना? क्लियर है? ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। पॉलिसी को लाया किसने था? नरसिम्हा राव, पुराने प्राइम मिनिस्टर जो हमारे एक्स लेट, और इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने, लेट मनमोहन सिंह ने। हम्म। इससे ग्रोथ बढ़ी, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स को लाने की कोशिश की। फिस्कल डेफिसिट जो था वो बहुत ज़्यादा था हमारा, तो वो हम लोगों को बाहर से एक्सटर्नल डेट से दिखना पड़ा। फिस्कल डेफिसिट, करंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा था, मतलब ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं उसको ना, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। पब्लिक डेट लेनी पड़ी, उसके पेमेंट्स देनी पड़ी, ठीक है। ऑयल प्राइसेस जो थी, ये रीजंस था ना कि क्यों हमें ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ा। सरकार के एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा था, एक्सटर्नल डेट पे भरोसा, निर्भरता ज़्यादा थी। पब्लिक डेट बहुत हमने लेके रखी थी, ऑयल इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा देनी पड़ती, गल्फ वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा हिल गया, लाइक करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ट्रांजेक्शंस। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास सिर्फ 14 दिन के बचे थे, दैट इज 1.2 बिलियन, सो 2 वीक्स, उसके ऊपर बचने नहीं वाला था। आईएमएफ के पास जाना पड़ा हम लोगों को बोरिंग्स के लिए। उसने बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस लगाया कि एडिशनल बोरो करने से पहले आपको ये कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं तो बोरो कर करके सिर्फ खर्चा ही कर रहे हो। इस पूरे सिचुएशन को हमने कहा है क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं? क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंटली, तो हम लोगों ने पूरा डिसीजन लिया इतना खतरनाक होने के बाद में भी। हमने अपनी इकोनॉमी को मार्केट फ्रेंडली बनाया, मार्केट ओरिएंटेड बनाया। हमने अपने फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा-सा रिड्यूस किया, जो कर अपना कैपिटल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट से जो जनरेट होता है। ठीक है बेटा? आप इससे पूछ सकता है कि हमने किया क्या? तो 2 पार्ट में क्लासिफाई किया उसको। हमने
स्टेबल किया इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म के लिए, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव करने के लिए इन्फ्लेशन को, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए लाइक टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट कॉम्पिटिटिवनेस। तो इसमें टाइम लगता है, स्ट्रक्चरल वो लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, प्रोडक्टिविटी लाने में, कॉम्पिटिटिवनेस लाने में। फिस्कल रिफॉर्म्स यानी फाइनेंशियल यानी टैक्स 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 और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। जहाँ फिस्कल आया मतलब टैक्स और एक्सपेंडिचर, ये बस स्टेबल टैक्स स्ट्रक्चर, अच्छे टैक्स कंप्लायंसेस, सरकार के खर्चों को कम किया, सब्सिडाइज जो चीज़ें थी, नेसेसरी सब्सिडी थी उसको रिड्यूस किया हम लोगों ने। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डिसइन्वेस्टमेंट किया। डिसइन्वेस्टमेंट पता है ना आपको, स्टेक इक्विटी के स्टेक बेच देना। 94 में हमने एक प्रिंट ऑन द फिस्कल डेफिसिट, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंटरेस्ट रेट को मार्केट पे छोड़ दिया, जो गवर्नमेंट पे कंट्रोल, बैंकों पे कंट्रोल था आरबीआई का, वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। जैसे आरबीआई का कंट्रोल क्या था ना, बहुत सारी चीजों पे था, जैसे इंटरेस्ट रेट को लेके, कौन सा लोन दोगे, कितना डिपॉजिट रखोगे, ये सब आरबीआई के, तो इतनी ब्रांचेस खोलनी है, क्या करना है, ये सब पे भी आरबीआई का कंट्रोल था, वो हमने थोड़ा रिड्यूस कर दिया उसको। इंटरेस्ट रेट को मार्केट पे छोड़ दिया, नहीं तो पहले आरबीआई डिसाइड करता था। प्राइवेट बैंक्स को जगह, फॉरेन बैंक्स को जगह दी। एसएलआर सीआरआर आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ये नई चीजें इंट्रोड्यूस की नरसिम्हा कमेटी के आधार पर। सीआरआर कैश रिजर्व जो बैंक रखता है आरबीआई के पास में, जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। एसएलआर जो एसेट्स के फॉर्म में रखा जाता है, और ये दोनों मिला के लीगल रिजर्व रेशो कहलाते हैं, +1 दोनों मिला के। बैंक को ब्रांच के खोलने के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी की कोई नीड नहीं है, वो कहीं भी क्लोजर कर सकता है, रीलोकेट कर सकता है। हाँ, नरसिम्हा कमेटी ये भूलना मत। कैपिटल मार्केट का तो अभी बताया, 88 में सेटअप हुआ, रिकग्निशन मिला 92 में ना। रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का, जैसे मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, बैंकिंग मार्केट का आरबीआई। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एफिशिएंट एलोकेशन। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 24 जुलाई 1991 में, भूलना नहीं है। इसने लाइसेंस राज को खत्म किया, एक्सेप्ट अल्ट्रा इंडस्ट्रीज को छोड़ दें तो अब लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। मतलब वो अल्ट्रा इंडस्ट्रीज के बाद अब धीरे धीरे वो 5 बज गई हैं, अब वो 5 बज गई जिसमें लाइसेंसिंग की जरूरत अभी भी है। एमिनेशन यही हथियार, एटॉमिक एनर्जी, नार्कोटिक ड्रग्स, हजार्डस केमिकल्स, ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सब चीजें इसमें अभी भी लगता है। हो सकता है ना 18 से कितनी इंडस्ट्रीज हो गई, तो 5 बची हैं। पब्लिक सेक्टर 2 ही है जो सरकार के कंट्रोल में, स्ट्रेटेजी के लिए और सिक्योरिटी बेस्ड, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी। सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड है, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, जैसे डिफेंस हो गया, या आर्मी मिनिशंस वाली हो गई। एफडीआई लेके आए हम लोग, जिसमें 51% तक की हमने ऑटोमेटिक अप्रूवल दे दी कि अगर 51% तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, रखे एज ए बिजनेसमैन बाहर से, 51% तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके लिए सरकार की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एफडीआई 4 एरियाज में जो था प्रोहिबिटेड था बेटा, अभी भी याद रखना कुछ, रिटेल ट्रेड, किराना स्टोर, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस और बेटिंग एंड गैम्बलिंग। एक्सटर्नल ट्रेड को हम लोगों ने लिबरलाइज कर दिया, लाइसेंस फ्री कर दिया आइटम्स को, पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच लेके आ गई। हाईएस्ट टैरिफ रेट था 3, ठीक है, ये पूछ सकता, हाईएस्ट टैरिफ रेट ब्रॉट डाउन टू 85, 50। और रूपी को हमने जानबूझ के सस्ता किया कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। कितना, 18% से डॉलर के कंपैरिजन में, पता ना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए होता है। डिसइन्वेस्टमेंट में तो पता है ना, इक्विटी को सेल करना, पब्लिक एंटरप्राइजेस की इक्विटी को सेल करना। सरकार की एसेट कम हो जाती है बट फंड आ जाता है। बट उससे प्राइवेटाइजेशन से 2-3 चीजें इंप्रूव होती है, जैसे क्वालिटेटिव होता है, कॉम्पिटेटिवनेस होता है। ये पूछ सकता है, ट्रेड पॉलिसी के रिफॉर्म्स, 3 ऑब्जेक्टिव, चौथा ऑल ऑफ द अबव दे देगा, या एनी ऑफ द अबव। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस खत्म किया हम लोगों ने। आउटवर्ड ओरिएंटेड, लाइक हमने टैरिफ को सिंप्लीफाई किया, और हमने फोकस किया एक्सपोर्ट पर, और लाइसेंसिंग प्रोसीजर को भी रिमूव कर दिया हम लोगों ने। एक्सचेंज रेट सिस्टम पहले आरबीआई के कंट्रोल में था, उसको मार्केट के हवाले छोड़ दिया, वो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, ठीक है। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन, फ्री मार्केट कर दिया उसको। ठीक है, ये तो आपको आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन हुआ, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हुई, हम लोग प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, डिसइन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया, फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बराबर है। जो काम की चीजें हैं वो मैं धीरे धीरे आपको बताते जा रहा हूँ। फिर ये ग्रोथ ग्रोथ रेट्स हैं। सबसे ज्यादा हाई लेवल ऑफ डेट्स के बारे में बोल रहा है, कब था, 21-22 में। अच्छा, वो कोरोना की वजह से 86% ऑफ जीडीपी। ओ माय गॉड।
₹100 में से 86% का डेट, जो एवरेज है आईएमएफ का 64.5, उससे भी ज़्यादा था। पूछ सकते हैं अपने भाई से डेट ईयर। नीति आयोग अभी बताया था बेटा, ये एक प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके लाया गया था बेटा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 5 ईयर प्लान्स बनाता है ये भी। 1 जनवरी 2015 को लेके आए हम लोग इसको, है ना? इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। इसका ऑब्जेक्टिव था कि इनोवेटिव थिंकिंग, इनोवेटिव एक्सपर्ट्स को प्रमोट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके काम करे। जो स्टेट की आवाज़ है, जो कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट है, जो रोल ऑफ स्टेट्स है, जो पहले प्लानिंग कमीशन में ज़्यादा नहीं था, वो इसमें बढ़े। इसमें थिंक टैंक इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। थिंक टैंक मतलब जो एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है उसके बारे में। शेयर्ड विजन हो, फेडरलिज्म, सब मिलके काम करे, राज्य और केंद्र सरकार, ठीक है? विलेज लेवल, प्रोग्रेसिव हायर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी वाले जो इंटरेस्ट है, मुद्दे हैं, उसको इकोनॉमिकली ना इंश्योर के एरिया जो स्पेसिफिकली नेशनल सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं नीति आयोग के। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाए, प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स बनाए प्रोग्रेस के लिए। पार्टनरशिप, जो की स्टेक होल्डर्स है, जैसे फार्मर्स है, बिजनेसमैन है, जो भी थिंक टैंक्स है, उनके साथ में अच्छी पार्टनरशिप बनाए एजुकेशनल पॉलिसी रिसर्च के लिए। इनोवेशन को बढ़ावा दे, नॉलेज को, एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, ये सब नीति आयोग के फंक्शंस हैं, आपको भूलना नहीं है। नीति आयोग के कुछ की इनिशिएटिव्स हैं। लाइफ करके एक इनिशिएटिव लिया था, जिसमें इन्होंने रिप्लेस किया था प्रिविलेंट एक इनिशिएटिव था, उस इनिशिएटिव का नाम था यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी। अच्छा, फिर एक एनडीएपी, ये इंडियन गवर्नमेंट डेटा के लिए बनाया गया था। फिर शून्य कैंपेन था इन एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, जो आज हमारी हालत है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ई अमृत, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पूछ सकता है ना सब। मिथनॉल इकोनॉमी, इससे ऑयल इंपोर्ट कम हो हमारा, हमने मिथनॉल ही मिथनॉल मिला दिया अब गाड़ियों में, ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करने के लिए। और इंडियन गोल्ड मार्केट को कंट्रोल किया उन्होंने। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, नीति आयोग के बारे में पूछ सकता है आपको। इसमें रोल ऑफ स्टेट सबसे ज़्यादा है, पहले रोल ऑफ स्टेट कम था। काम 2017 से चालू किया उसने, है ना? फिर ये एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, सबसे लार्जेस्ट लाइवलीहुड इसी में, 60s में तो सबसे ज़्यादा इसी में था। फूड डेफिशिएंटी की वजह से, याद है ना, अमेरिका के पास गए थे, भाई खाना दो हमें, तो फिर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का जन्म किया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, राइस, कॉटन, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब सवाल आ सकते हैं अपने को। जबकि नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर है उसका शेयर जीडीपी में ज़्यादा होना चाहिए, बट वो डिक्लाइन होने लगा। इंडस्ट्रियल का फ्लक्चुएट होने लगा, सर्विस का बढ़ने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लिखा है कि 47% जो इंडिया पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में। और वो मात्र कंट्रीब्यूट कितना करते हैं एग्रीकल्चर में? मतलब इट्स लाइक, कंट्रीब्यूशन देखो ना कितना है उसका, 18.8% अंटिल 2020, बहुत कम है। जो सवाल आ सकते हैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ दोस्तों मैं। गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाई एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए, ये आप देख लीजिए। लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी, एमएसपी को बढ़ाने के लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट आए एग्रीकल्चर में। एफडीआई अलाउ कर दिया सरकार ने 100% तक का। फूड प्रोडक्ट ई कॉमर्स में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर वाले डाइवर्सिफाई नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं लाई सरकार ने, जैसे कि इनकम सपोर्ट के लिए पीएम किसान योजना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी कॉस्ट लगा उसका आधा तो आपको, 1.5 मतलब 1.5 गुना। नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशन लेके आए कंसेशनल रेट पे क्रेडिट के लिए, एडिबल ऑयल्स के लिए नेशनल मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस फॉर्मर क्रॉप लॉस जिनको होता है नेचुरल डिजास्टर की वजह से, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करती है, सॉइल हेल्थ। यहाँ से जो आ सकता है वो देख रहे हैं। आगरा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, मीडियम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डेफिनेटली फॉर इन्वेस्टमेंट वायबल प्रोजेक्ट, हार्वेस्ट प्रोजेक्ट के लिए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर यूज एफिशिएंसी द फार्म लेवल। ई नाम, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी जो मंडीज हैं एग्रीकल्चर से, को यूनिफाइड नेशनल मार्केट देने के लिए। किसान रेल लॉजिस्टिक्स के लिए, जो भी जरूरी होगा वो देखे। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर है। हाँ, 30% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इसका, और 12.5 करोड़ लोग, 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है।
क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर, फार्मेसी, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, फूड, माइनिंग, डिफेंस, टेक्सटाइल, रिटेल, मीडियम, कॉटेज, ये सब चीज़ें हैं। जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जैसे उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मोर देन 50% है, बाप रे। हाँ, ये सब पूछ सकता है अपने को। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में इंडिया का जो रैंकिंग है, 2015 में 81st था, 2022 में 40th हो गया। ये पूछ सकता है आपने। 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% कंट्रीब्यूट करती है। वो पूछ सकते हैं, नाम लिखें, कोल, ऑयल गैस, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये डीपीआईटी करके डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट और बनाने के लिए सरकार ने इंट्रोड्यूस किया इस डिपार्टमेंट को। ये लोग जीएसटी को लेकर आए 1 जुलाई 2017 में, सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, जिसने वैट को, सर्विस टैक्स को, एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस किया। अभी जीएसटी में जो जीएसटी 2.0 आया है ना, जिसमें 40% का सेंट टैक्स लग रहा है टोबैको जैसे गुड्स में, लग्जरी कार में, वो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि जीएसटी में चेंजेस आ गए हैं। और कौन कौन से 2 स्लैब खत्म हो गए। 28% वाला जैसे खत्म हो गया ना। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स। इंडिया का रैंक क्या बोल रहा है, जो इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, 63rd रैंक था 2020 में। अच्छा, 2019 में 77 था, जो उससे बड़ा है हमारा, नहीं बेहतर हुआ है। आत्मनिर्भर भारत, ये भी 2020 में आई, की सेक्टर्स जिसमें हम लोग अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकें। एयर कंडीशंस, लेड लाइट्स। फेम का फुल फॉर्म देख लो, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ओके। उद्यमी भारत, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए पूछता है ना, ये सब तो पूछता है। पीएम मित्र का फुल फॉर्म, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अप्रैल। एफडीआई 100% कर दिया हम लोगों ने, लाइक कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए। ऑटोमेटिक रूट में 51% था, मगर अभी ऑटोमेटिक रूट हो गया, सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया हम लोगों ने इस 2017 में, है ना। उसका नया नाम हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। इसमें एफडीआई अप्रूवल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था इंडिया का, वो 2015 में 81st रैंक था, 2022 में 40 रैंक हो गया। ये कुछ चैलेंजेस है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर फेस करता है, वो इजीली हो जाएगा। इंपोर्ट पे ज़्यादा निर्भर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एमएसएमई का जो स्ट्रक्चर है वो लेस फेवरेबल है। इंडस्ट्रियल लोकेशंस उतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ना। प्रोडक्टिविटी कम, स्टेबल रिटर्न्स है, लेबर के रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट है, लॉस ऑफ मैन आवर्स, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है ग्लोबल लेवल पे ना, इन्फ्लेशन है, ग्लोबल स्लो डाउन है, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत टाइटनिंग है, लोन लेना महंगा है, फ्यूल प्राइसेस चेंज हो रहते हैं। टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर, इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है रिफॉर्म्स के बाद में इंडिया में, जबकि है ना, जबकि इसमें लोग सबसे कम काम करते हैं। कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, 53.89, ह्यूज। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। सबसे ज़्यादा लेबर प्रोडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स जनरेट नहीं करता है ये, एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट नहीं करता, बट प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। डब्ल्यूटीओ ने कहा कि इंडिया सर्विस सेक्टर में वन ऑफ द 10 बेस्ट नेशंस में है। डिजिटल सपोर्ट कोविड के टाइम और बढ़ा ना। इंडिया का सबसे ज़्यादा एफडीआई कब आया बेटा, 84.8 बिलियन, इंक्लूडिंग 7.1 बिलियन एफडीआई इनफ्लो इन सर्विस सेक्टर। अच्छा, उसमें सर्विस सेक्टर में इतना आया है। एफडीआई वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑटोमेटिक रूट और एक गवर्नमेंट अप्रूवल रूट होता है ना। कौन कौन से सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट कर दिया, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर में। 4 सेक्टर में तो अलाउड ही नहीं है, वो तो पढ़ा है मैंने आपको भी। सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया है। इंश्योरेंस कंपनी में 49 से 74 कर दिया ऑटोमेटिक रूट, 74%। फिर वही आईएनडीपी, आई आईडीयू, इंडियन डेवलपमेंट अपडेट ऑफ वर्ल्ड बैंक पब्लिश 22 नवंबर। इंडिया हैज टू फेस एक्सटर्नल चेंजेस, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इंडिया को। रशिया यूक्रेन, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, कमोडिटी प्राइसेस, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्ट हो गया, खत्म हो गया ये। ठीक है, ये समरी भी पढ़ लेना एक बार आप, ठीक, डन। चलो इसको कर लो, उससे हेल्प हो जाएगी काफी ज्यादा, काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। कितने मिनट का है।
मात्र 30 मिनट का, निपटा लो।